आज का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। और आपके देश के ही नहीं वरन आपके राज्य की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और आप लोग यही अभिशाप से बचने के लिए हमारे पास आए हुए कि पढ़ लिख करके ये बेरोजगारी शब्द का धब्बा आपके ऊपर लगा नहीं रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं है, यह अपने आप में गाली सूचक शब्द है। जब आप पढ़ लिख करके और आपकी एज 22-24 के अराउंड हो जाएगा, तब आपको रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो आपने आप में ये बेरोजगारी शब्द जो है गाली लगेगा। कोई बोलेगा कि बेरोजगार है तो आपको बुरा लगेगा, और कोई बोलेगा सर्विस में है तो अपना सीना चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीना चौड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है बिहार के लोगों के पास कि बेरोजगारी को दूसरे तरीके से दूर किया जाए। हमारी मजबूरी कह लीजिए, हमारे सपने कह लीजिए, ड्रीम कह लीजिए। मजबूरी में ड्रीम बनता है। अगर आपके माता पिता के पास करोड़ों का इनकम होता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती और रोजगार होता, उद्योग धंधा होता, तो आप कभी ग्रुप डी का फॉर्म डालते भी नहीं या एग्जाम में बैठते भी नहीं। लेकिन अभी क्या है, आप प्यून से लेकर के और आईएएस यूपीएससी तक का फॉर्म डाल रहे हैं, कहीं किसी में हो जाए। मतलब किसी तरीका से यह जो धब्बा है बेरोजगारी का वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। और हमारे पास एक ही साधन है, वो है कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पूरे देश का जॉब को ले लेना। किसी भी प्रकार का जॉब, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो। अभी एमटीएस का रिजल्ट आया, लेकर के यह टॉपिक है। और यहाँ से निश्चित तौर पे एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और बीपीएससी मेंस में भी बेरोजगारी की समस्या बार बार पूछी गई है और पूछी जाती है। तो मेंस में किस प्रकार से लिखना है, प्री में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों पर्सपेक्टिव से यह जो आपका टॉपिक है। जो लोग बीपीएससी लेवल में मेंस में बैठेंगे उनके लिए भी, और जो लोग एसआई, सब इंस्पेक्टर या अन्य एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण। ठीक है, मेंस भी वही हो जाता है। और उसी का जब हम वन लाइनर पढ़ते हैं, उसके जब क्वेश्चन बना देते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वही आपका अन्य एग्जाम का प्रश्न बन जाता है, एसएससी का प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे, बेरोजगारी है क्या। तो जब व्यक्ति अपनी प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, यानी इच्छुक है, और तब काम नहीं मिले, तब उसे क्या कहते हैं, हम उसको बेरोजगारी कहते हैं। अब कोई व्यक्ति के पास काम करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं करना चाह रहा है, और उस स्थिति में उसको कोई काम पे रख नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है और कहेगा हम बेरोजगार हैं, तो वैसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। यानी आप में काम करने की इच्छा हो, आप काम करने के लायक हैं, तैयार हैं, इच्छुक है, जो प्रचलित मजदूरी दर है, जो उसका लेबर कॉस्ट है, वो अगर आपको मिल रहा है, तब आप काम नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के साथ अनेक समस्याएं और विशेषताएं देखने को मिलती है। भारत में गुणात्मक रोजगार के स्थान पर क्या है, मात्रात्मक रोजगार है। अब देखिए, जैसे हम ही पढ़ाते हैं, तो जब स्टूडेंट फोन करेगा ना, तो सबसे पहले पूछता है कि सर फी कितना। वो ना पूछता है कि आप क्या पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा, पहले डेमो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आप में क्या क्वालिटी है, वो नहीं देखता है। सबसे पहले क्या पूछता है, सर फी कितना। यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका, वो क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्या देख रहा है, मात्रा देख रहा है, फी कितना चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही रोजगार है कि यहाँ पर क्या है कि गुणात्मक क्वालिटी डिपेंडेंट रोजगार, क्या लिखा हो, भारत में गुणात्मक रोजगार के स्थान पर क्या है, मात्रात्मक रोजगार। ठीक है, वो देखता है कितना लोग जो है मिल करके पढ़ा रहा है। अब जो पढ़ा रहा है, मान के चलो अगर 20 लोग है, 20 जो है ग्रुप डी लेवल का है, तो उसको लगेगा कि ये अच्छा है। अब कोई अकेले है, क्वालिटी दे रहा है, तो उसको लगेगा कि ये कमजोर है। तो ये बात है कि भारत के लोगों की जो सोच है वो मात्रात्मक है, क्वालिटी पे विशेष ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। ठीक है, भारत में रोजगार प्राप्त लोगों में बड़े पैमाने पे लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं और मात्र प्राइमरी एजुकेशन ले रखे हैं, प्राथमिक स्तर का, बस उनको पढ़ने लिखना आता है, उससे ज्यादा उनको
नॉलेज नहीं है। सार्वजनिक उद्योगों एवं लघु उद्योगों में 52% लोग मात्र जो है वो प्राथमिक स्तर का, प्राइमरी मतलब 1 to 5 उतना ही पढ़े लिखे, 52% लोग, और मात्र जो है, और इसमें 26% तो अनपढ़ हैं, और शेष जो होते हैं वो आपके क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त है। तो 52 और 26 जोड़ लीजिए, यानी 78% लोग जो है बिलो मतलब प्राइमरी है या अनपढ़ है। मात्र कितने प्रतिशत लोग, 22% लोग के पास ही योग्यता है, यानी पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त मजदूर हैं। अब नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पे बेरोजगारी दर किसको कहते हैं। बेरोजगारी दर क्या है? अगर मान के चलिए, बहुत लोग को देखते हैं कि उम्र 12-13 होता है और नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। नहीं, क्या उनकी परेशानी जायज है? वो बिल्कुल बेकार परेशानी है, वो बेवकूफी वाला परेशानी है। अगर आपको 18, 19, 20 साल तक भी रोजगार नहीं मिला तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार भी 18 के बाद ही आपको रोजगार देती है। अब 18 के बाद का उम्र ही होता है, लेकिन काम आप कर सकते हैं 15+। तो भारत में जो श्रमजीवी वर्ग है, जो श्रमशील जो कह सकते हैं जो आयु वर्ग है, वो आपका है 15 से 60 के बीच का। 60 में आप देखते होंगे रिटायर हो जाता है। अब कोई बुढ़ा व्यक्ति बोलता है कि हम बेरोजगार हैं, तो उनको कौन रोजगार देगा बताओ? वृद्ध व्यक्ति है, 60+ है, तो वो बेरोजगार नहीं है, उसकी उम्र अब काम करने की है ही नहीं। अगर वो काम कर रहा है तो मजबूरन कर रहा है, परिवार में उस तरीके के उसके भरण पोषण नहीं हो रहा तो वो काम कर रहा है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं है। इतना जान लो, अगर 60+ में उसको काम नहीं है तो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं है। और 15 वर्ष आयु नहीं पूरा तब भी वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आता। यानी 15 से 60 के बीच के लोग ही बेरोजगार हैं। ठीक है, जो काम करने की योग्यता रखते हैं और सरकार भी बोलता है काम करने, उस वर्ग के आयु के लोग काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से भाग देकर के प्राप्त किया जाता है। तो बेरोजगारी दर कैसे निकलता है कि टोटल जितना भी श्रमजीवी वर्ग है, 15 से 60 वर्ष के आयु के लोग कितने हैं भारत में, उसमें बेरोजगारी कितना है, उसमें कितना, उससे भाग देंगे तब आपका बेरोजगारी दर आता है। ये नहीं कि कुल जनसंख्या में नहीं, क्योंकि बहुत सारा जो बच्चे हैं वो 15 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको ऐसे भी काम नहीं करना। बहुत सारे 60+ है, उनको भी काम नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारी दर में 15 से 60 वर्ष के जो श्रम बल है उसी से भाग पड़ता है। ठीक है, अब आइए भारत में बेरोजगारी के प्रकार। ये कई बार प्रश्न पूछता है, विशेष करके ये प्रश्न तो पूछेगा ही, भारत में मैक्सिमम बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचना के अभाव में जो बेरोजगारी होती है उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचना, जैसे मान के चलिए आज पूरे इंडिया में अगर बात करें तो बहुत कम बिहार के टीचर अभी यूट्यूब पर फेमस। खान सर के को छोड़ दिया जाए तो बिहार का लगभग कोई टीचर उस फेमस में नहीं है, नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्या बिहार के टीचर में क्वालिटी नहीं है? सब कुछ है, लेकिन बिहार का टीचर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में पीछे है। एक डिजिटल सेटअप बनाने के लिए आपको 5 लाख की आवश्यकता है, और बिहार का टीचर उतना इस पे एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका उतना इनकम है ही नहीं। जो कोर्स आपको बिहार में 5,000 में लोग करा देंगे, वही कोर्स आप दिल्ली में जाके करिए, आपको 1,50,000 से 1 लाख के बीच में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बेरोजगारी हो गई? टीचिंग का बेरोजगारी क्यों हो गया? टीचर को रोजगार नहीं मिला तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, संरचना है ही नहीं। संरचना मतलब जो आप जहां पे रह करके काम कर सकते हैं, काम धाम, समझ रहे हो ना? जैसे ये क्लासरूम है तो क्लासरूम का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उसमें खर्च है। तो यह संरचना कहां से आएगा? तो पूंजी निवेश करना होगा, और बिहार के लोगों के पास पूंजी नहीं है। बोलना आसान होता है, चलो भाई जॉब नहीं करेंगे तो अच्छा बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस का परिभाषा
यहाँ पर बिजनेस करने का मतलब है कि आपके पास जो है पूंजी होगा तब तो बिजनेस करेंगे, नहीं तो आप तो फिर दिहाड़ी मजदूर हो जाइएगा, और बिना पूंजी के आप बिजनेस कर नहीं पाइएगा, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी, मनी ही मनी को पैदा करता है, पैसा ही पैसा धन को पैदा करता है, और जब आपके पास धन नहीं है तो आप धन कमा नहीं सकते। और खास करके अभी का युग जो कॉम्पिटिटिव युग है, ठीक है, इसमें बिना पैसा का तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो संरचना के बिना आपको जो है रोजगार मिल ही नहीं सकता है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, बिजली आ जाएगा, सड़क आ जाएगा, बड़े बड़े कल कारखाने लग जाएंगे, उद्योग धंधे लग जाएंगे, तो ऐसा ही देखिएगा कि जनरल कंपटीशन करने वालों की संख्या घट जाएगी। अभी बिहार में सबसे ज्यादा लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि बिहार में संरचना बिल्कुल नहीं है, देश में भी कम है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये बेरोजगारी को पैदा करता है। कौन सा? संरचना। संरचना में सड़क होता है, बिजली होता है, जो कल कारखाने हैं उसका जो, अब संरचना समझ ही रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ हो गया। जैसे ये क्लासरूम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बिल्डिंग हो गया, फैन हो गया, डिजिटल सेटअप हो गया, ठीक है, बहुत बात। ये है ही नहीं, पूंजी नहीं है, तो कहां से रोजगार क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसा बेरोजगारी जो लगेगा बाहर से काम में है, जैसे हम लोग भी छिपी हुई बेरोजगारी में, कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी छिपी हुई बेरोजगारी में ही रहते हैं, ठीक है। योग्यता के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है कि बाहर से लोग लगेगा कि काम में, अभी गेहूं कटनी का सीजन है, और बिहार जैसे राज्य में देखिएगा कि 5 कट्ठा जमीन में 10 लेबर लगा हुआ है गेहूं काटने में, ठीक है, तो सबको हिस्सा कितने का बनेगा, सोच सकते हैं। तो यह क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है, लगेगा कि बाप इतना आदमी जो है काम में लगा हुआ, लेकिन वास्तव में इनकम कितना जनरेट कर रहा है, ना के बराबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो समस्या है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत है। बाहर से लोगों को लगेगा कि ये रोजगार में, लेकिन वो अंदर से क्या रहता है? बेरोजगार रहता है, ठीक है। किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, बाहर से सभी श्रमिक काम पर लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उसको उतना इनकम जनरेट हो नहीं रहा, वो अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। और विकासशील देशों में जैसे भारत है, उसमें अदृश्य बेरोजगारी की मात्रा ज्यादा होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो किस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा? कृषि के क्षेत्रों में, ठीक है। लगेगा कि रोजगार में है, लेकिन वो क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। अब आ जाइए अल्प रोजगार, जब श्रमिकों को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिले। आपकी योग्यता अगर मान के चलिए आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप जा करके डाटा एंट्री का 5,000 में काम कर रहे हैं मंथली, हंसने की बात नहीं है, करना पड़ सकता है, वो भी नहीं मिलता है कई बार, ठीक है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने लाखों रुपया खर्च किया इंजीनियरिंग करने में, और वो जाकर के डाटा एंट्री का काम करेगा, तो रोजगार में तो बाहर से लगे काम धंधा पकड़े हुए हैं। अब आपकी क्षमता है अधिकारी बनने का, और आप जो है गिलास में पानी लेकर के प्यून वाला काम कर रहे हैं, आप भी रोजगार में ही हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर प्यून का भी हो गया तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, सरकारी जॉब है, ठीक है, प्यून का भी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, ठीक है। तो उसको हम रोजगार नहीं कहेंगे, वो भी क्या है? आपका अल्प रोजगार ही है। यानी आपके योग्यता के अनुसार अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप अल्प रोजगार में, सब प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देखिएगा, उसमें बहुत तरह का दिखेगा। मौसमी बेरोजगार, अब देखिए कुछ मौसम में रोजगार मिलेगा, कुछ मौसम में नहीं मिलेगा। अब जो रजाई बनाता है, क्या लगता है अभी के सीजन में रजाई उसका बन रहा होगा या धुन रहा होगा? नहीं धुन रहा होगा, या तो उसी सीजन में कमा के कहीं सोया हुआ होगा, या फिर दूसरा अभी जो है वो ककड़ी खीरा बेच रहा होगा। क्या गर्मी का मौसम है, बरसात आएगा तो छाता ठीक करेगा वो व्यक्ति।
तो जो अपने आप को मौसम के अनुकूल बना लिया वो तो टिक जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। किसान है, अभी गेहूं कटने, अभी जाके पूछो ना, कहो ना कि एक दिन हमको टाइम देते, फुर्सत नहीं है, क्या कहेगा, फुर्सत नहीं है, बिजी हैं, ठीक है। अब फिर गेहूं कटनी होने दो, उसके बाद खुद आएगा मालिक, कुछ काम हो मिलता नहीं, तो उस समय फिर आएगा वो, क्योंकि अभी क्या है, उसका दिमाग एकदम पूरा व्यस्त है, क्योंकि अभी उसको रोजगार मिला हुआ, वो अभी सब जो है उसका डिमांड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो अभी आपके पास नहीं आएगा, आप बुलाएंगे भी नहीं आएगा काम करने वाला। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वह जब बेरोजगारी के चक्र में आएगा, तो फिर या तो उसके पास उपाय है दिल्ली बंबई जाके कमाए, या फिर रोजगार यहाँ ढूंढे, तब फिर वह व्यक्ति जो है मजदूर क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। कुछ मौसम के बाद वस्तुओं की मांग या आपूर्ति में संतुलन के कारण दिखती है मौसमी बेरोजगारी खास करके, तो ये कृषि क्षेत्र में आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कुछ सीजन में ही आपको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है। गेहूं कटनी है, आलू को जब रोपा जाता है उस समय काम मिल जाता है, तो ये सब है। तो मौसम के अनुसार काम का मिलना और फिर नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, योग्यता क्षमता है लेकिन फिर भी आपको कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है। शिक्षित बेरोजगारी आप लोगों में है, जो पढ़ लिख लिए हैं फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी, यानी शिक्षा के अनुसार काम ना मिला। ऐसे तो काम सबको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं काम नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ लिख लिए, अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे जो है राजमिस्त्री का काम करो, या आप जो है मजदूरी काम करो, दिहाड़ी काम करो, तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको तो काम मिल रहा है लेकिन आपके लायक काम नहीं, तब भी आप बेरोजगार हैं, यानी उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा के अनुसार काम का ना मिलना। पढ़ लिख लिए, आप यहाँ एमटेक कर लिए और आप जो है काम कर रहे हैं डाटा एंट्री का, और जो है या कुछ और काम कर रहे हैं, तब भी आप क्या हैं, शिक्षित बेरोजगारी में आते हैं। सातवां है तकनीकी बेरोजगारी, सारा कुछ अपडेटेड होते रहता है, और जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो दुनिया में पीछे चला जाता है। आज देखिए नोकिया मोबाइल एक अच्छा सा एग्जाम्पल, एक समय था, आज से जस्ट 10 साल पीछे चले जाइए या 7-8 साल पहले चले जाइए, नोकिया का अपना एक क्रेज था, लोग कहते थे नोकिया का मोबाइल, चाइनीज सेट और भाई चाइनीज है। अभी देखिए चाइनीज आगे हो गया, नोकिया वोकिया नहीं चलेगा, लाओ कम से कम रेडमी रियलमी कम से कम सस्ता में भी है, वो भी तो चाइनीज ही है ना। चाइनीज अपने आप को अपडेट कर दिया, ठीक है, आपको अपने आप को अपडेट कर दिया, वो मार्केट में बना लिया, अब चाइनीज का प्रतिष्ठा बढ़ गया, नोकिया का प्रतिष्ठा चला गया, खत्म ही हो गया। उसने एक गलती क्या किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया समय के अनुसार, तो वो तकनीकी बेरोजगारी में चला गया, ठीक है। यानी नया तकनीक आया, आप अगर हम अगर टीचर हैं, दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही है या दुनिया आगे बढ़ रही है, अगर हम जो है वही जो है चौकी पे बैठ जाएं, सिलोट पे लिख के आपको समझाएं, तो फिर भी हम पीछे हो जाएंगे, भले हमारे पास कितना भी नॉलेज, ठीक है। तो तकनीकी बेरोजगारी तब भी हो जाएगा कि आप तकनीक अपडेट नहीं किए उस कारण से, या आप अभी मान के चलिए कोई मोबाइल को ठीक करने वाला कोई व्यक्ति है, अभी नोकिया का मोबाइल ठीक कर रहा है या आपका चाइनीज, आगे चल करके मोबाइल का रूप बदल गया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो क्या लोग उसके पास जाएंगे ठीक कराने के लिए, नहीं जाएंगे ना, तो वो फिर बेरोजगार हो जाए। आज रेडियो टीवी ठीक करने वाला व्यक्ति क्या लगता है रोजगार में होगा, नहीं होगा। बेरोजगारी की, अगर अपने आप को अपडेट किया होगा तब तो वो रोजगार में होगा, अगर नहीं किया होगा तो वो बेरोजगार हो गया होगा, क्योंकि वह तकनीकी बेरोजगारी में आ गया होगा, तकनीक को अपडेट नहीं किया, ठीक है। उन्नत तकनीक के कारण उद्योगों या व्यवसायों से श्रमिक विस्थापित कर दिए जाते हैं। नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो जो पुराने लोग होते हैं ना उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो नए जो प्रशिक्षित लोग हैं जो उस तकनीक को जानते हैं, उद्योग इंडस्ट्री में यही होता है, जो वह टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसको रखा जाता है। अब आज ये चक्रीय बेरोजगारी, ये खास करके विकसित देशों में होता है, अमेरिका जैसे एक चक्र चलेगा कि 10 वर्ष पे एक बार रिसेशन आएगा और वहां बेरोजगारी हो जाएगा, पूरा काम ही नहीं मिलेगा। अमेरिका जैसे देशों में 10-10 वर्ष पे यह समस्या देखने को मिलती है।
अब आज ये 9वां है घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब देखिए, हम रोजगार में अगर हमको 5 लाख का सालाना है और हमको बगल वाला हमारा ही काम करता, उसको कोई कंपनी 10 लाख का दे दिया पैकेज। अब हमारी भी इच्छा जागृत हो गई कि हमको भी 10 लाख मिले, तो हम अगले दिन गए अपने मालिक को बोलेंगे या अपना जो भी कंपनी है उसको बोलेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, नहीं तो हम जो है जॉब को क्विट करेंगे, छोड़ देंगे। कंपनी को उससे कम पे एम्प्लॉय मिल रहा है आपके इतना योग्य, तो वो क्या करेगा, अच्छा जाओ छोड़ दो, आप भी गुस्से में छोड़ देंगे। और हो सकता है कि आप एक लंबा टाइम तक फिर बेरोजगार हो जाए, या हो सकता है कि पहले आप रोजगार ढूंढ लिए तब इसको बोलने बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो जो बीच का पीरियड है, अगर आपको रोजगार नहीं मिला, आपने अच्छे जॉब के लिए, ठीक है, विस्थापित होना चाह रहे हैं, दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, अब बीच में आपको रोजगार नहीं मिला, अच्छा सैलरी नहीं मिला, उस समय भी आप अगर बेरोजगार हो जाते हो, आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। बेहतर नौकरी पाने की प्रक्रिया में उत्पन्न बेरोजगारी। जैसे हम मान के चलिए टीचर हैं और हम चाह रहे हैं आईएएस बनना, ठीक है, मान के चलो बेहतर रोजगार की तलाश में, और हमने क्या किया कि इस जॉब को छोड़ दिया, टीचर का जॉब, और हो सकता है कि यूपीएससी निकलने में मेरा 5 साल और लग जाए, तो बीच का जो पीरियड होगा उसमें भी तो हम बेरोजगार होंगे, ठीक है। तो वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। समझ गए? ये अति महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह के प्रश्न इस बार पूछे गए थे बीपीएससी 68 में भी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेरोजगारी जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, लेकिन जब से आपका बीजेपी की सरकार आई है तब से इन सब आंकड़ा पे रोक लग गया है, प्रकाशित इसको होने नहीं दिया जाता है, गरीबी हो चाहे बेरोजगारी हो, क्योंकि इससे सरकार की फेल्योरिटी भी दिख सकती है। तो सरकार अपने ऊपर जो समस्या आएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा, वो करना नहीं चाहती, इसलिए इस तरह के आंकड़ों को संस्था को पेश करने नहीं देती है। 2016 के बाद एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों के सर्वेक्षण, एकत्रीकरण एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं, जो सरकार है रोक लगा दिया कि आप बेरोजगारी दर मत प्रकाशित करें तो अच्छा, ठीक है। चूंकि अगर बिहार जैसे राज्यों की बेरोजगारी दर दिखाई जाए तो 50% लोग बिहार में बेरोजगार होंगे, यानी 100 लोगों में 50 लोग को ही काम मिला हुआ है, वो भी सरकारी जॉब नहीं, किसी प्रकार का सरकारी जॉब तो 2 लोग को ही मिलेगा, 2% लोग, ठीक है। सरकारी जॉब 100 में 2 लोग को ही मिल सकता है, इसीलिए तो सरकारी वाला लड़का का डिमांड ज्यादा रहता है। चलो तुम लोग भी लो सरकारी नौकरी। वर्ष 2018 में स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के आंकड़ों की संख्या 3.4% से बढ़कर के 16% तक पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बिहार में मई 2020 में बेरोजगारी दर कितना था, ये 2020 का आंकड़ा कितना था, 46.2% लोग 2020 में बिहार में बेरोजगार थे। अब तो और बढ़ ही गया, ठीक है, इजाफा ही होते जाता है, नए नए लोग आते जाते पढ़ लिख करके और उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, जो पुराने हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा है, वो जब निकलेंगे तब ना आगे का एंट्री होगा। हर एक जगह वैकेंसी है लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। रोजगार की सिर्फ बात होती है, जुमलेबाजी होती है, 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार, कोई बोलेगा 25 लाख रोजगार, जो मन होता है सो चुनाव के टाइम पे आपको घोषणा दे दिया जाता है, और जब 5 वर्ष पूर्व जाता है तब तक कोई रोजगार क्रिएशन नहीं है। 10 लाख रोजगार की बात थी और 2023 चल रहा है, 24 में चुनाव होना है मई में, अभी 23 तक तो उम्मीद नहीं है 10 लाख रोजगार का, भले 2024 में या इस साल दिसंबर तक कुछ रोजगार बिहार पुलिस हो, टीचर हो, जहाँ जो ज्यादा भारी संख्या में जो नियुक्त है उसमें आ सके तो आ जाए, ठीक है। हाँ, एसएससी जीडी में सुन रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। बिहार पुलिस में लगभग 50,000 की संख्या में बहाली होने वाला है, 1.5 लाख टीचर का होने वाला है। कल भी पेपर में दिया कि बीपीएससी में 46,000 बहाली आएगा, पेपर में तो जुमलेबाजी हो ही रहा है,
लेकिन वास्तविक रूप में आएगा कब आएगा वो तो देखने वाली बात है। तो आएगा भी तो फायदा वही लोग उठाएंगे जो पहले से लगे हुए, नए लोग को फायदा नहीं होता है। जो पहले से कंटिन्यू लगे रहते हैं वही उसमें पार घाट लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए, इंतजार कीजिए कि कब वह जुमला सही साबित होता है। ठीक है, होगा, सरकार है, चुनाव के टाइम तक तो करेगी ही। राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी 23.5% है। झारखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में 59.2%, बिहार में 46.2%, दिल्ली में 44.9%। दिल्ली में कम भी बेरोजगारी थोड़ा ही है, लोग दिल्ली जाता है, वहां भी बेरोजगारी कम नहीं, वहां भी बेरोजगारों की संख्या, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, दिल्ली जाओगे और जहां जहां आबादी बढ़ेगा चोरी इस तरह की घटना जो है बहुत ज्यादा होती है। भारत के कुल बेरोजगारों का लगभग 10% कहाँ निवास करते हैं? अगर भारत में 100 लोग हैं ना बेरोजगार, उसमें 10 गो बिहारी का होगा, 10 ठो जो है कहाँ का होगा? बिहार का। वो सोच ले, राज्य है, राज्य का देखोगे तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, और 100 में 10 बिहार, यानी बिहार में बेरोजगारी दर अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। तभी तो जिधर जाता है बिहारी को मार पीट के भगाता है, क्योंकि हर एक जगह चला गया है, हर एक राज्य में चला गया है। ठीक है, कहीं भी चले जाओ, पहाड़ दुर्गम एरिया, 2-4 गो बिहारी दुकान किए हुए कुछ करते हुए मिल ही जाए। ये समस्या है बिहार की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं है, सरकार उस तरीका से काम भी नहीं करती है। ठीक है, और प्राकृतिक रीजन भी है कि हमारा जो बाढ़ सुखाड़ ये ज्यादा आता है, फिर इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और बिहार के लोग जो है अपनी जवानी सरकारी नौकरी में ही खत्म कर लेते हैं, उसी के चक्कर में। नया नया इनोवेशन करेंगे तब तो, ऐसा थोड़ा ही कि सारा दिमाग वाला व्यक्ति अमेरिका में ही पैदा होगा, ऐसा थोड़ा ही है, और सारा जो है वैज्ञानिक जो है अमेरिका में ही पैदा होता है या इंडिया में ही दूसरे स्टेट में पैदा होता है, बिहार में भी होता है। लेकिन बिहार के लिए वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा यहाँ कोई देने के लिए नहीं है, यहाँ की सरकार उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बेचारा बाहर जाता है, ब्रेन का यूज करता है, उसको रखता है। अमेरिका वगैरह में क्या है, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया तो सरकार भी आपको निवेश देगी, पूंजी देगी काम करने के लिए। ठीक है, रोजगार करने के लिए पैसा देती है। वहां क्या है कि आप इजीली पैसा ले सकते हैं, लोन वोन आपको मिल जाएगा। यहाँ लोन किसको मिलेगा? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर को मिलता है, सरकारी नौकरी में उसी को लोन मिलेगा। जाके बात कर लो, बैंक में जाओगे पहले पूछेगा कि लोन है, हाँ ठीक है देंगे। सरकारी नौकरी है, अरे भाई सरकारी नौकरी रहता है तो तुम्हारे पास हम आते क्यों? वही रोजगार के लिए हम आए हैं ना, कि कुछ पूंजी दोगे तो हम रोजगार करेंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा कि वैसे लोगों को पैसा नहीं देता है जो रोजगार के लिए जाते हैं लोन लेने के लिए। और उसके बाद में वो व्यक्ति महाजन के पास जाता है, महाजन उससे 5 से 10% लेता है, और वो 5 से 10% वो चुका नहीं पाता है, और वो कितना भी कमाएगा तो 10% तक ब्याज नहीं भर सकता कोई भी व्यक्ति, और वो नुकसान में चला जाता है। और फिर वह भाग करके जमीन बेचे, घर बेच करके दिल्ली बम्बई जा करके खटना शुरू कर देता है। और बहुत ज्यादा हुआ तो देश विदेश भी भाग जाता है, सऊदी अरब चल जाएगा, वहां बकरी चराएगा, ऊंट चराएगा, शेख सबका। लेकिन तब भी वो यहाँ से अच्छा कमा लेता है, जबकि वो ब्रेन का आदमी है। लेकिन वो उसको रोजगार कहाँ मिला? तो सऊदी अरब में, और वहां वो क्या कर रहा है? ऊंट चरा रहा है रेगिस्तान में। ठीक है, बहुत है बिहारी। आप चले जाइए सऊदी अरब, आप चले जाइए खाड़ी देश, जितना ऊंट चराने वाला, बकरी भेड़ चराने वाला आप पता कीजिएगा, पता चल जाएगा बिहारी है। ठीक है, कहाँ का है? बिहार का। इंडिया में ही नहीं, आप चले जाइए इंडिया में ही आप बिहार छोड़ दीजिए, हरियाणा पंजाब कहीं जाइए तो सबके घर में बर्तन मांजने वाला जाइए, देखिए वो भैया रहेगा। ठीक है, बिहारी भैया है, यूपी के भैया है, फिल्म में भी दिखाया जाता है राजू भैया, राजू काका, नहीं अब भोजपुरी ही बोलेगा, देखा है कि नहीं बहुत सारा मूवी। तो नौकर मतलब बिहार, मतलब एक सूचक हो गया, तो आपको कितना इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा अन्य राज्य में, सोचने वाली बात है। नौकर मतलब, नौकर का सीन आया मतलब वो भोजपुरी बोलेगा और धोती कुर्ता पैजामा रहेगा पहने, यही सीन है। देखिए, इसका मतलब है कि भारत में बिहारियों की स्थिति क्या है, और इसके पीछे रीजन क्या है
कि हमारे यहाँ रोजगार है। बिहार में सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं और कृषि वानिकी में, मत्स्य में, कृषि में 44.6%, कंस्ट्रक्शन में 17.1%, थोक खुदरा कारोबार यानी दुकान उकान मैकेनिक में 12.3% और विनिर्माण घर उर बनाने में ये सब में जो है 9.3% लोग काम करते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33,629 रुपया थी, ये 2020 की बात है, लेकिन अब हो गया 50,000 के राउंड, जबकि औसतन देश का था 92,565 रुपया प्रति व्यक्ति है। 5 से गुना करो तो भारत में वही 1,60,000 के आसपास प्रति व्यक्ति इनकम है, जबकि अगर आप देश स्तर की बात करें तो 5 लाख के अराउंड जो है सालाना इनकम लोगों का प्रत्येक परिवार है पूरे देश में। तो आप उसके 1/4 में हैं। आप क्या है उसके 1/4 में हैं। अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो आप 25 रुपया कमा रहे हैं, कहाँ से तरक्की कीजिए क्या। और आप यूट्यूब पे देखते हैं, खास करके महिलाएं आपके राज्य की, नहीं मुंबई वाला सीरियल देख देख करके जो है घर में भी वही तरह के एक्टिविटी करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, समस्याएं पैदा होती है। आज आप देखिएगा कि समाज में, ठीक है, आपसी द्वंद्व ज्यादा बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो दूसरे का देखते हैं वो अपना खुद के ऊपर भी, अब किसी का मोबाइल देख लिए 15,000 का, और आपके गार्जियन या आपके घर में उतना इनकम नहीं है और आप जो है घर में जाके खाना पीना वर्जित किए हुए। अब बेचारा आपका गार्जियन कहीं से कर्जा लेके 5% पे ब्याज लेकर के भी आपको देगा और फिर आप जो है परेशान होते रहिए घर वालों के साथ में। तो ये समस्याएं, ठीक है। तो ये थोड़े देख रहा है कि बिहार के लोगों का इनकम क्या है, बिहार का इनकम का सोर्स क्या है। हम क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बात को समझना होगा। अब आ जाइए, कारण में आपका लिखा हुआ है जनसंख्या दबाव। क्या है कारण? जनसंख्या दबाव। दूसरा है सीमित संसाधन। आपके राज्य में जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा। आप जानते ही हैं पूरे देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य का है तो वो किसका है? बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 नंबर पे आते हैं जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। जबकि पूरे भारत का कितना है? 346 या कुछ है, इसी 346 ही होगा शायद, ठीक है, वो देख लेंगे। तो अब देखिए क्या गुना जनसंख्या ज्यादा लिए हुए हैं? 4 गुना। अगर पूरे भारत में जनसंख्या 346-47 है प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं हमारे राज्य की जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो जनसंख्या के कारण भी बेरोजगारी होगी। रोजगार अगर 200-400 निकलता भी है तो पता ही नहीं चलता है किसका होगा किसका नहीं होगा, सेटिंग अलग होता है। क्या रे? उसके बाद सीमित संसाधन। हमारे राज्य के पास संसाधन भी नहीं है, न खनिज संपदा है न कुछ है। जो भी खनिज संपदा था सब झारखंड चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, खेती बाड़ी छोड़कर कुछ है ही नहीं। और खेती भी हम लोग ढंग से नहीं करते हैं। खेती में भी इतना न जनसंख्या है और वो खेत बट करके एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है जिसमें नई तकनीक आप लगा नहीं पाते हैं। अशिक्षा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। निवेश तो है ही नहीं, कमी है निवेश पूंजी। औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधे नहीं है। ये सब आपके बेरोजगारी के कारण है। उसके बाद जो युवा है उसके पास भी कुशलता का अभाव है, कार्य कौशल नहीं है, न बोलने आता है न काम करने आता है, खाली मारपीट करेगा, बात बात में झगड़ा करेगा, नहीं खाली कहेगा बाहर निकलो दिखा देते हैं। यही कर सकता है क्योंकि उसके पास ना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है ना कुछ है। विकास आधारित राजनीति नहीं चल रहा है। बिहार में क्या है? जाति की राजनीति है। कभी जय श्री राम, कभी जय हनुमान, कभी कुछ, मतलब धर्म के नाम पर जो है राजनीति होता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा बिहार में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जब से एनडीए नीतीश कुमार जो है एनडीए से हट करके महागठबंधन में गए हैं, फिर से आप देखिएगा कि इस तरह का जो है जातिगत उन्माद जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और ये कुछ घटना घटित हो जाता है, कांड हो जाता है। अभी सासाराम का घटना आप देख ही रहे हैं, नहीं क्या हो रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो ये सब क्या है?
कि विकास पे कार्य नहीं होगा, देश का जो राज्य का इनकम कैसे लोगों का बढ़ेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, उसके लिए कोई जय श्री राम नहीं करता है। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम जो है खतरे में है, तो कोई कुछ नहीं। तो जो वास्तविक समस्या है ना ही राजनीतिक पार्टी उसको रखती है, और सिर्फ बोलेगा हिंदू खतरे में है और आप सबको तलवार दे देगा, और फिर बाद में आप क्या कीजिए, वोट की राजनीतिकरण कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि बिहार में जो राजनीति है वो आपके जातिगत और धर्म विशेष हो गया है क्या, शुरुआत से ही है, और ये बदल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, लोग की सोच बदल नहीं रही। उसके बाद है कृषि का पिछड़ापन। बिहार का कृषि अति पिछड़ा है। पूरे देश में हरित क्रांति आई, पूरे देश में कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिला 1960-70 में, लेकिन आज भी बिहार में वह नहीं दिखता है। आज भी लोग प्राचीन समय के ही समान खेती करते हैं, उसी पद्धति पे, नया टेक्नोलॉजी। जापान के पास जमीन नहीं है, देखो इतना उपजाता है कि दूसरे देश को सप्लाई कर देता है। नाव पर भी मिट्टी रख करके खेती सब्जी का कर लेता है। जापान के लोग सब्जी नहीं खरीदते हैं, और हमारे पास अगर 5 बीघा प्लॉट है तब भी हम जाकर के मार्केट से सब्जी जाके खरीद के खाते हैं। ये समस्या, ठीक है। वो लोग खेत बना लेता है, हर एक छत पे जाओगे जापान में, सबका खेती, सबसे ऊपर वाले मंजिल पे खेती चलता है, अपने खाने लायक वो उपजा लेता है हर एक छत पे। और यहाँ हमारे पास खेत है तब भी हम देखने नहीं जाते, भर दिन सोए रहेंगे, इधर उधर करेंगे, क्योंकि हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं। ठीक है, किसानी को या कृषि को हम लोग नीचा देखते हैं, जो खेती करता है उसको भी हम लोग नीचा तुलना करते हैं, जबकि वो एक अच्छा काम है और प्राचीन समय से होते आया। तो उस पे जो नई पीढ़ी है उस पे काम करना नहीं चाहती है, खेत में जाना बैठना नहीं चाहती है। अरे खेत में बैठना नहीं चाहते तो टेक्नोलॉजी का यूज करो ना, बैठने क्या जरूरत है, मशीन वैसा बना दो, इक्विपमेंट। कैसे जापान में कुछ टेक्नोलॉजी सीखो दूसरे देश से जा करके, या दूसरे देश का, अब तो यूट्यूब का जमाना है, देखो भर दिन 100 वीडियो आएगा कृषि वाला, एक दिन देख लो, उसके बाद देखिए भर दिन में 10 वीडियो आएगा आपको, कैसे इस चीज का खेती किया जाए, कैसे मधुमक्खी पालन किया जाए, कैसे जो है तरह तरह का है। तो किसान को ये भी सीखने के लिए क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो सीखेगा। तो कृषि का पिछड़ापन समस्या है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो पाना। अगर प्राकृतिक संपदा है भी तो उसको अभी तक दोहन ही नहीं, पता ही नहीं। अब देखो जाकर के पिछले साल जमुई में निकला सोने का खान, और कहा जाता है पूरे भारत में जितना सोने का खान है सबसे बड़ा खान यही है बिहार में। अभी तक बिहार को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ सोने का खान भी है जमुई में। ठीक है, तो खोजिएगा, निकलेगा तब ना पता चलेगा। क्या पता यहाँ पे जहाँ पे है उसके नीचे पेट्रोलियम है, खोजने पे पता चलेगा ना। अब उपाय है पूंजी निर्माण को बढ़ावा। ये सब जो है आपका कारण है बेरोजगारी का। उपाय क्या है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, लघु कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग स्थापित होना चाहिए। जानते हो हमारे यहाँ मटर की खेती होती है, टमाटर की खेती होती है, हर एक तरह का साग सब्जी आसपास में खेती होता है ना, समस्तीपुर हो चाहे बेगूसराय में। लेकिन आप गौर कीजिएगा, फ्रोजन मटर जो आप लोग खरीदते हैं भोज भात में, जब सीजन नहीं रहता है मटर का, उस पर आप देखिए मेड इन राजस्थान का रहेगा, है बिहार से कहीं से नहीं जाता है। ठीक है, आप हम खरीदते हैं किससे, तो राजस्थान से, जो कि खुद जो है मरुस्थल है। तो वो तकनीकी अवेयर रखे हुए हैं, वो हम ही आपसे ले जाके खरीद के। अब देखिए बिहार में मकई का आटा कोई पूछता है, 20 रुपए 30 रुपए किलो, 40 रुपए बहुत हो गया। मकई का आटा 20 रुपए 25 रुपए मिल जाए, मकई भी मिल जाता है, मक्का आसानी से मकई। और आप उसको अदर स्टेट में जाइए, मुंबई गुजरात में वो 80 रुपए किलो बिकता है। अगर हमारे पास दिमाग रहता, क्षमता रहता, तो हम मशीन में आटा बना के पैक कर करके भी गुजरात भेज दिया करते। या मक्का भी बिकता है 40 रुपए प्लस में, लेकिन हम लोग यहाँ 20-25 रुपए बेचने के लिए मजबूर रहते हैं। जितना भी हॉर्लिक्स बन रहा है, जितना भी बॉर्नवीटा बनता है, सब में मक्का का यूज होता है। जितना भी मछली का भोजन बनता है, कुत्ते का भोजन बनता है, चाहे आप देखिएगा सब में मक्का रहता है, इतना डिमांड है। ठीक है, मक्के का कुरकुरे चिप्स वो सब तो है ही।
तो कहने का तो वो उद्योग हम भी तो अपना स्थापित कर सकते थे अपने राज्य में और पूरे देश में सप्लाई कर सकते थे। बेगूसराय मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे राज्य में, बेगूसराय खगड़िया, ठीक है। मक्का रिसर्च सेंटर भी है खगड़िया में। तो कहने का तो लेकिन हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम लोग को वो लगता है बेकार काम है, खेती करना बेकार काम है। और करता भी लोग, जो नया युवा करना भी चाहता तो लोग उसको नीचा दिखाते हैं समाज में, तो वो नहीं करता है। देखो पढ़ लिख करके जा रहा है गोबर ढो रहा है, पढ़ लिख के जा रहा है देखो कुदाल लेके खेती करने। अब ये मानसिकता जब तक रहेगी, जब तक यह रूढ़िवादिता हमारे दिमाग में रहेगा, पढ़ लिख करके, अरे पढ़ लिख करके कुछ भी कर सकता है। खेत में काम करना बुरा बात थोड़ी है, मेहनत करने जा रहा है। आप जिम जाइएगा 3 घंटा, जिम में क्या करते हैं, जिम में जाके क्या करते हैं, और उतना ही काम अगर आपको फायदा भी दे दे और आपका बॉडी भी बन जाए, तो खेत में हम क्यों नहीं काम करें 2 घंटा। आप 2 घंटा जाके पसीना निकालते हैं जिम में, आप 2 घंटा जाके खेत में कुदाल चलाइए, देखिए उससे अच्छा बॉडी बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सोचने वाली बात है, तरीका अपनाएंगे तब तो ठीक है। कुदाल उठाइए, खेत जाइए, कोई पूछे कहाँ जा रहे, बोलिए जिम जा रहे, 2 घंटे बाद आएंगे। देखिए उसके बाद देखिए गार्जियन का भी इनकम बढ़ जाएगा, गरीबी भी दूर होगा, अब बॉडी भी गठीला होगा। चलिए, बागान, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग भी कीजिए, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि कोई विशेष वर्ग है तो मछली वही पालेगा, मुर्गी वही पालेगा, अंडा वही बेचेगा, दूध वही बेचेगा। अरे सब जिसको जो मिल रहा है काम करो। रोजगार परक शिक्षा पे जोर दिया जाए। गांधी जी क्या बोलते थे कि सिंपल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बेसिक विद्यालय खुलवाया था उसी समय, रोजगार उन्मुख शिक्षा। स्कूल से उसको जो है रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, उस समय जो था चरखा चलाना, कपड़ा उत्पादन करना, वो सब सिखाया जाता था। इसलिए कि यह जब पढ़ करके निकलेगा तो इसको काम करने कुछ आना चाहिए, जिससे यह अपना जीविकोपार्जन कर पाए। तो अभी वो नहीं काम है तो आप उसको कोडिंग सिखाइए, प्रोग्रामिंग सिखाइए, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखा दीजिए, तो आने वाले समय में वो कंपनी में काम करके अच्छा इनकम जनरेट करेगा। ऐसी नई शिक्षा में वह प्रावधान है, क्लास 6 से ही रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाएगी। आप लोग देखिएगा कि क्लास 6 से ही आप लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा, कुछ दिन बाद नई शिक्षा नीति में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद सुनिश्चित एवं सुसंगत विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम लागू करना चाहिए। और एक और उपाय है जनसंख्या पे कंट्रोल। जनसंख्या पे कंट्रोल करके भी आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण भी बेरोजगारी है। अब देखो ज्यादा जनसंख्या रहेगा स्वाभाविक है, अभी मान के चलो स्वरोजगार है, 200 आदमी बैठोगे परीक्षा में, तो 100 को तो होगा, आधा ही बचेगा ना। अब है तुम 2 लाख, अब 200 सीट निकलता है तो क्या हो, नहीं तो वही हो जाता है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, कहावत चरितार्थ हो जाता है। और बहुत लोग बहुत टैलेंटेड है, कहेगा तुमको क्या चाहिए, 1 सीट, 1 सीट के ही चाहिए, नहीं 200 सीट। वो क्या बोलेगा, तुमको चाहिए कितना, 1 सीट, कहेगा 200 सीट। अरे भाई, और जो आदमी है वो सब बैठ के सोया हुआ थोड़े है, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, फाइट ज्यादा हो गया ना। तो सोचने वाली बात है। स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन ये सब कार्यक्रम जो है वास्तविक रूप से, ठीक है, कम और काल्पनिक ज्यादा दिखते हैं। सिर्फ कहने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हम तो एक लोग को भी नहीं देखे हैं कि उसको जो है सरकार पैसा दे के बड़े अच्छा रोजगार यहाँ क्रिएट करवा दिया। हाँ, कुछ दलालों को जरूर पैसा मिला है, वो रोजगार करने के लिए नहीं, बल्कि आधा पैसा बैंक मैनेजर या जो भी उसका जो बीच का जो अधिकारी वर्ग है वो कमाएगा और आधा पैसा उसको मिलता है। जितना भी अभी देखिए आपको उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए बिहार सरकार भी 10-10 लाख रुपया देता है। अभी सब लोग फॉर्म डाले थे बहुत लोग, तो बहुत लोग को 10-10 लाख मिला। और आप पता कर लीजिए पूरे बिहार में 10 व्यक्ति भी नहीं होगा कि वो 10 लाख का उपयोग उद्योग धंधा स्थापित करने में किया हो। जब चेक में आएगा उसको दे देगा 1 लाख रुपया, सारा काम जो है दिखा देगा, फोटो वोटो अपलोड कर देगा, 2 लाख खर्चा हुआ, 8 लाख रुपया आपको फ्री में मिल गया। 2 लाख किसमें खर्चा हुआ, तो वो जो अधिकारी आएगा जांच ऊंच करने के लिए उसमें। तो ऐसे में देश कैसे विकास हो, ठीक है।
स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपया लोन दिया जाता है सस्ते दर पे, या ब्याज नहीं लिया जाता है। मेक इन इंडिया, मनरेगा 100 दिन का रोजगार, लेकिन रोजगार का आधा पैसा चल जाता है मुखिया जी और जो होते हैं हेड होते हैं वहाँ, ठीक है। जीविका दीदी का भी नाम सुने होंगे, वो भी रोजगार क्रिएट जो है लोकल में करवाते हैं। तो इन सब माध्यम से सरकार कार्यक्रम योजनाएं रखी है, लेकिन जब भी मेंस लिखेंगे तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखिए तो उतना सही ढंग से इस पे सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। इस पे भी काम होने की अच्छे ढंग से आवश्यकता है, निगरानी होने का, और भ्रष्टाचार कम करने की आवश्यकता है, नैतिकता का विकास करने की आवश्यकता है। रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब सरकार अगर और व्यक्ति, और कहिएगा कि सरकार से भ्रष्टाचार दूर होगा, तो नहीं। जब तक यहाँ के व्यक्ति रोजगार उन्मुख नहीं होंगे और उनकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक यह समस्या हमारे राज्य में एक मेजर समस्या के रूप में रहेगी। आपको सोच बदलना होगा, कृषि क्षेत्र में भी कार्य करना होगा, ठीक है। जो सोच है कृषि के विपरीत कि खेती नहीं करना है, किसानी नहीं करना है, सब जो है ऑफिस में एसी में ही बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो ये समस्या है। तो सोच बदलेगा, बिहार में रोजगार खुद आ जाएगा, और उसके लिए सरकार को तो काम करने की आवश्यकता है ही, साथ साथ हमें भी अपने नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बेरोजगारी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव निकाल करके उसको बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।